चलिए शुरू करें। लास्ट मेरे हिसाब से अपन लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट वेस्टेड एंड कंटिंजेंट, जिसमें मैंने आपको लास्ट एक चीज बोली थी जो अभी तक अपना फाइनल डिस्कशन नहीं हुआ था, राइट। एक सेकंड, कोई लोग जो पहली बार बैठ रहे हैं, परम हाथ तोड़ के वहां जाएगा ना। 1 2 3 4 5 और कोई दैट्स इट, चलेगा, बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट। देखा, पर तूने एक चीज देखी क्या परम, जब मैंने वहां बोला तो सिर्फ लड़कियां हंसी, मतलब बाकी लड़के कितने शरीफ है अपने। इंटरप्रिटेशन। चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज का जो आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का डिस्कशन रहेगा वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है। आई टेल यू फॉर वेरी गुड रीजंस। क्यों? सबसे ट्रिकी पार्ट है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स इस टॉपिक को क्या करते हैं, स्किप नहीं, पहले वो बोलते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद वो बोलते हैं आप रीड कर लीजिएगा, डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, वन थिंग फॉर श्योर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इस जो पार्ट को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेजर अमेंडमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि हमें इस चीज का यहां पे क्या रेलेवेंस है वो इन लोगों ने बिना सोचे डाल दिया। इसके रीजन मैं आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि इसका रीजन है, ये एक्ट है 1882 उस टाइम का, और उससे कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि उस टाइम पे इन चीजों का रेलेवेंस हुआ करता था, इसीलिए ये आज भी इसमें एडेड है। पर इंडिया में आज बहुत सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं, मैं एक एक चीज का लॉजिक तो दूंगा पर इतना रेलेवेंस होल्ड नहीं करेगा। श्योर इनफ? अच्छा, अब वो कौन सा टॉपिक है जो इतना ज्यादा इन डिटेल अपने को चलना है, वो है व्हाट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का डिस्कशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी का डिस्कशन ही सबसे गलत तरीके से किया गया है, ठीक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कल में जो मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट छोड़ दिया था वो खत्म करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। कल अपना लास्ट एक पॉइंट जहां मैं आपको बता रहा था कि मैंने ऊपर आपसे ये चीज कट करवाई है, बट इस ट्रांसफरेबल को कट कर दीजिए। अब मैं कहना क्या चाह रहा था आप लोगों से, कंटिंजेंट इंटरेस्ट याद करो। कंटिंजेंट इंटरेस्ट का मतलब है ऐसा इंटरेस्ट जहां पे कोई कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका ये इंटरेस्ट कंप्लीट होगा। अच्छा, अब जो मैं लाइन कहने जा रहा हूं, टेल मी डू यू अग्री विद दिस और नॉट। कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट which subject to fulfillment of a condition becomes vested. You all agree with this? Vested का मतलब होता था absolute interest, complete interest. मेरे पास एक जमीन है, उस पे मेरा complete interest है, क्या मैं कह सकता हूं उस पे मेरा vested interest है? आपने कहा बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो अभी तक आपका नहीं हुआ है, हो सकता है अगर एक अनसर्टन कंडीशन आप पूरी कर दें। अनसर्टन या इम्पॉसिबल? अनसर्टन, इम्पॉसिबल नहीं। अब अगर मैं कहूं वो अनसर्टन कंडीशन मैंने पूरी करके दिखा दी, तो ऑटोमेटिकली आपका कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? वेस्टेड इंटरेस्ट। यू ऑल एग्री विद दिस? बहुत ही बढ़िया। अब देखो ये क्या कह रहा है कि सोच के देखना, कल मैंने वेस्टेड में आपको एक एग्जांपल दिया था, दो तरीके के वेस्टेड होते हैं, एक वेस्टेड इन पोजेशन, दूसरा वेस्टेड इन इंटरेस्ट। वेस्टेड इन पोजेशन का मतलब क्या होता है? करंट राइट ऑफ पोजेशन, वन। सेकेंड, वेस्टेड इन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? करंट राइट फॉर अ फ्यूचर पोजेशन। याद है क्या? बहुत बढ़िया। अब प्लीज यहां पे इस बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट करना। जो मेरा करंट राइट है कि मुझे फ्यूचर में पोजेशन मिलने ही वाला है, क्या वो एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट है। इसका मतलब मैं इससे चाहूं तो आज ही किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं, कर सकता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल विद दिस। मैंने मेरी प्रॉपर्टी श्वेता को दी, बोला कि 3 साल तक ये प्रॉपर्टी आपकी है, कोई आपसे नहीं लेगा, पर आप इसे बेचेंगे नहीं। 3 साल के बाद बिना पूछे ये प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकलेगी और सृष्टि के पास चली जाएगी फॉर एवर। एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में श्वेता का इस प्रॉपर्टी पे कौन सा राइट है? वेस्टेड इन पोजेशन। करंट राइट ऑफ एंजॉयमेंट श्वेता का है। 3 साल के बाद ये प्रॉपर्टी इनके हाथ से निकली और ये जाएगी आगे श्रुति के पास। अब ये जो श्रुति के पास, आज की बात कर रहा हूं, आज अभी प्रॉपर्टी किसके पास है? श्वेता के पास ही है। आज श्रुति का क्या राइट है? वेस्टेड इन इंटरेस्ट। सर फ्यूचर राइट है, पर 100% है क्या? 3 साल बाद मिलना ही है क्या? नक्की है, मिलेगा। ठीक है, श्रुति को पैसों की जरूरत पड़ गई,
श्रुति ने कहा देखो यार 3 साल बाद ही सही, पर ये प्रॉपर्टी नक्की मेरे पास आएगी। एक सेकंड, जिनके पास नोट्स ना हो वो प्लीज एक बार हाथ खड़ा कर दे। लो खेल लो उस तरफ, आ जाइए वापस से। अब हमने क्या बोला, जिसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कि श्रुति, पर उसके पास ये राइट तो है कि फ्यूचर में आएगी। अगर वो चाहे तो आज का आज इस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच सकती है, पर बेचते वक्त वो क्या बोलेगी कि ये जो राइट है मेरे पास कितने टाइम बाद आएगा, 3 साल। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास कितने टाइम बाद आएगी, 3 साल बाद आएगी। अच्छा, उससे पहले कि श्रुति को ये प्रॉपर्टी मिलती, शी डाइड, उनके लीगल एयर को ये प्रॉपर्टी मिलेगी, पर प्रॉपर्टी उसी के घर में जाएगी। श्योर इनफ है, नो डाउट फॉर दिस, बट कमिंग डाउट। हाँ जी, अब देखिए, अब मैम का क्या सवाल है। मैम का कहना है कि सर अगर आपकी प्रॉपर्टी है ना, आपने बोला था कि पहले इनके पास जाएगी फिर श्रुति के पास जाएगी, तो क्या आप ही हटा सकते हो? दोस्त, अगर ये जो मैंने ट्रांसफर किया है, मैंने इसमें कंडीशन लगा दी कि मैं चाहूं तो इसे ट्रांसफर कर सकता हूं, तो वेस्टेड का सवाल ही नहीं आता, ये बन गया कंडीशनल, क्योंकि मैंने ही खुद कंडीशन डाल दी है कि मेरी मर्जी है, मैं किसी और को भी दे सकता हूं, तो फिर काहे का ट्रांसफर? ट्रांसफर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शुड बी एब्सोल्यूट, वरना वो ट्रांसफर नहीं है। अगर वो एब्सोल्यूट नहीं है तो वो ट्रांसफर नहीं है, जब एब्सोल्यूट होगा तभी ट्रांसफर है। श्योर इनफ, देयर इज नथिंग कॉल्ड कंडीशनल ट्रांसफर। अगर वो कंडीशनल ट्रांसफर है तो वो स्पेसिफिकली स्टेटेड है कि एक दिन के बाद या उस दिन के बाद ये प्रॉपर्टी रिवर्जन होके मेरे पास ही आएगी। सोच के देखो, क्या तुम इस ट्रांसफर को वैलिड मानोगे? मैंने मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में निधि को बेच दी, वैलिड है कि इनवैलिड है? कितने लोग कहते हैं इनवैलिड है? एनीवन? कोई भी इनवैलिड नहीं कह रहा। सर कॉन्ट्रैक्ट टैक्स सबने पढ़ा है, कंसिडरेशन का कुछ नहीं है, जितने में देनी है दे दी। मैंने मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी निधि को बेची 10 लाख में, विथ अ कंडीशन कि जब वो ये प्रॉपर्टी बेचेगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे को ये प्रॉपर्टी बेचेगी 10 रुपए में। आपने कहा साले को लिखा क्या है क्या इधर? मतलब ये कंडीशन कहां से आई? ये एब्सोल्यूट ट्रांसफर है ही नहीं, ये गलत ट्रांसफर है। आपने ऑन द स्पॉट ट्रांसफर वॉइड कर दिया, जो मैं इतनी देर से कह रहा था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हो तो वो अनकंडीशनली जाएगी। श्योर इनफ है? सब्सिक्वेंट कंडीशंस नहीं चलते। कब चलेंगे उसके एक्सेप्शंस है, अपन आगे पढ़ेंगे। अब इधर वापस आते हैं, मैं कहीं टॉपिक से हिल गया, वापस से आ रहा हूं कंटिंजेंट पे। कंटिंजेंट का मतलब होता है आपका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा पर एब्सोल्यूट नहीं, वो डिपेंड करता है एक कंडीशन पे जो हो सकती है पर हुई नहीं है। अगर हो गई आपका, नहीं हुई तो नहीं मिली। अब लेट्स सपोज मैंने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी हरीश सर को मिल जाएगी फॉर लाइफ, प्रोवाइडेड वो करीना कपूर से शादी कर ले। सनी लियोनी से प्रॉपर्टी क्या, मैं खुद उसके घर रहूंगा फिर। पर एक जनरल बात कि अगर उनकी करीना कपूर से शादी हो गई, ये प्रॉपर्टी उनकी, पर शादी के बाद। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या हरीश सर यहां आए, विकास सर को बोला कि सुन वो जो चिराग वाली प्रॉपर्टी है वो मेरे को मिलनी है, भाई के लुक्स देख, ठीक है 10 लाख रुपए दे, प्रॉपर्टी तेरी। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? आपने कहा नहीं सर, अनसर्टन कंडीशन है, देयर इज अ चांस कि करीना का टेस्ट चेंज हो गया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कंसिडरिंग हमारा भाई तो हीरो है ही, उनका टेस्ट चेंज हो गया हो सकता है, देयर इज अनसर्टेनिटी। तो एक चीज नक्की हो गई कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट वाली प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं होती। नेक्स्ट सवाल, हेरिटेबल। हेरिटेबल है या नहीं है? हेरिटेबल का मतलब क्या? हरीश सर कोशिश करते करते ही निकल लिए, क्या ये चीज आगे हेरिटेबल हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसीलिए जनरली क्या कहा जाता है कि ना कंटिंजेंट इंटरेस्ट हेरिटेबल है ना ट्रांसफरेबल है। अब एक बात समझना, लेट्स सपोज कि हरीश सर को मैंने प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया था। सुनना आराम से मैं क्या कह रहा हूं। लेट्स सपोज मैंने हरीश सर को प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया था, मैंने कहा था 5 साल तक ये प्रॉपर्टी तेरे पास रहेगी, उसके बाद ये तेरी ही हो जाएगी अगर तूने करीना कपूर से शादी कर ली। मतलब 5 साल के लिए तो मैंने उसे पूर्ण अधिकार दिया है, पर 5 के बाद अगर कंप्लीट ओनरशिप चाहिए तो तुमको करीना कपूर से शादी करनी है। पर यह बंदा मर गया तीसरे साल में, ये बंदा मर गया तीसरे साल में और करीना कपूर वॉज लकी, ठीक है, मतलब तब तक इनकी शादी नहीं हुई थी। अब इस पोजीशन पे मेरे को एक बात बताओ, क्या वो मरे
तो ये वाला जो ऑप्शन है उनके बेटे को शिफ्ट हो जाएगा। आपने कहा सर नहीं हो सकता, ये बात नक्की है, ऐसी चीजें ट्रांसफर नहीं की जा सकती, ये डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन थी। तो बस यहां से एक ही चीज समझ में आई सर कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट अगर आपने पजेस नहीं किया तो आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। हां, अगर ये प्रॉपर्टी आपने पजेस कर ली होती तो आप इसको आगे ट्रांसफर कर सकते थे। इसको एक फाइनल एग्जांपल दे रहा हूं और पैक करूंगा। विकास सर ने हरीश सर को एक प्रॉपर्टी दी और कहा कि इसमें तेरे को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब तू सनी लियोन से शादी करेगा। ठीक है, कंडीशन है मैरिंग सनी लियोन। अभी के लिए प्रॉपर्टी कंटिंजेंट स्टेटस पे है। हरीश सर डाइड प्रायर मैरिंग सनी लियोन। प्रॉपर्टी घूम के वापस कहां चली जाएगी? ये जो प्रॉपर्टी वापस घूम के विकास सर के पास गई, इस टर्म को क्या बोलते हैं? रिवर्जन। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा और ऐड करते हैं। हरीश सर ने शादी कर ली सनी लियोन से, पर जिस दिन शादी हुई उसी दिन खुशी से मर गए। सही बात है। अब मुझे ये पूछना है कि अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है या नहीं है? है। समझ में आया क्या? मतलब उन्हें पोजेशन मिल गया था क्योंकि कंडीशन पूरी हो गई थी, तो यही कंटिंजेंट क्या बदल के हो गया? वेस्टेड। और यही चीज अब क्या हो गई? ट्रांसफरेबल। श्योर इनफ। अब वो लास्ट पॉइंट पढ़ो जो मैंने कल आपको नहीं पढ़ने दिया था। कंडीशनल इंटरेस्ट, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। इट इज नॉट ट्रांसफरेबल व्हेन द ट्रांसफरी ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट डाइज बिफोर ऑब्टेनिंग possession. The interest fails and does not pass on to the legal heir. तो ना ये हेरिटेबल है ना ये ट्रांसफरेबल है। पर अगर उसने इंटरेस्ट पूरा कर लिया होता, कंडीशन पूरी कर ली होती, तो ये ट्रांसफरेबल हो सकता था। श्योर इनफ? समझ में आ गया? इसीलिए मैंने आपका ऊपर का ये पार्ट कट कराया है। समझ में आ गया? श्योर? लेट्स गो। अब आ रहे हैं हम हमारे सबसे क्लासी डिस्कशन आज के अबाउट व्हाट इज मूवेबल, व्हाट इज इमूवेबल। देखिए, हमारे इंडियन लॉज इतने स्मार्टली लिखे गए हैं, अभी बताता हूं। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। थैंक्स फॉर द एक्रोनिम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमने कहा कि सर आप किस चीज से डील करेंगे? प्रॉपर्टी से। सही बात है। हमें पता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कहां चलती है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। अच्छा, जो लोग आज नए बैठ रहे हैं उन सबके लिए मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट डे बताया था, टोपा सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल से डील नहीं करता, वो मूवेबल से भी डील करता है। ये सबसे गलत डिस्क्रिप्शन है जो टीचर्स देते हैं कि सिर्फ इमूवेबल पे चलता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि टोपा सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से नहीं बनता, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आता है, इसके अंदर मल्टीपल अदर एक्ट्स आते हैं। हाउएवर मेजॉरिटरली टोपा किससे डील करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वापस आ जाते हैं। हमने कहा टोपा आप क्योंकि प्रॉपर्टी से डील कर रहे हैं, हमें पता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर है, तो आप आपके हिसाब से प्रॉपर्टी का मतलब तो बता दो। तो इसने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं करी। उसने कहा तुम खुद समझ लो। हमने कहा कैसे समझे? उसने कहा इतने सारे अदर अदर एक्ट्स हैं, किसी और एक्ट में जाओ और मतलब ढूंढो, जहां का अच्छा लगे यहां लगा देना। तो सेक्शन 3 में गए और हमने पूछा कि सेक्शन 3 में प्रॉपर्टी का मतलब तो बता। तो उसने कहा मैं थोड़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं, मूवेबल की तो मैं करूंगा ही नहीं। अब इसने हमने पूछा कि इमूवेबल क्या होता है, उसने कहा जो मूवेबल नहीं है वो इमूवेबल है। एज सिंपल एज दैट, दैट इज सेक्शन 3। हमने पूछा थोड़ा अगर तू कुछ और बता देता तो हमें ऐसे कोई खासी तकलीफ नहीं आती। उसने कहा जो मूवेबल नहीं है वो इमूवेबल है, पर हां मैं एक चीज बोल देता हूं कि मैं स्टैंडिंग टिम्बर को, ग्रोइंग ग्रास को स्पेसिफिकली कह के एक्सक्लूड कर रहा हूं। मैं स्टैंडिंग टिम्बर को और इसको कह के एक्सक्लूड कर रहा हूं। अगर अब आपको याद हो तो आप लोगों ने जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा तो उसको अपन ने मूवेबल में ऐड किया था। याद आया क्या? बस यही है इसकी टोटल डेफिनेशन। बाकी सब कुछ अलग 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 लॉज का इंटरप्रिटेशन है जो अपन ऐड करने वाले हैं अपने मतलब में। पहले कभी भी मूवेबल नहीं पढ़ना, पहले इमूवेबल का खाली हल्का सा पार्ट पढ़ लो, फिर चलते हैं मूवेबल पे। द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। देखो एटीट्यूड देख रहे हो क्या? पहले हमने लिखा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट डिफाइन मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर हमने कहा द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट इवन डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कितने तरीके की प्रॉपर्टी होती है? मूवेबल,
immovable. So practically TOPA does not define anything. But still, however, a negative reference is given. What is negative reference? Negative reference का मतलब होता है कि उन्होंने यह बताया कि immovable क्या नहीं होता. ठीक है, ठीक है. आप किससे शादी करोगे मुझे नहीं पता, पर मैं लड़के से शादी नहीं करूंगा. दैट्स अ नेगेटिव रेफरेंस. ठीक है, किससे नहीं करूंगा वो बता, मतलब और भी अगर कोई मिक्स्ड क्रिएचर है मैं उनसे शादी नहीं करूंगा. मैंने मेरी तरफ से क्लियर कर दिया. श्योर है एकदम. रेफरेंस इज गिवन इन द एक्ट विच सेज इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर. स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या हुआ? जो जमीन से लगे हुए हैं, पर उनका कहना है कि भाई आज नहीं तो कल टिम्बर या तो सड़ जाएंगे या कट जाएंगे, इसीलिए मैं उसको इमूवेबल नहीं मानूंगा. स्पेसिफिकली ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास, और इन्हीं तीनों चीजों को अपन ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर क्या मान लिया? मूवेबल भी मान लिया. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने सिर्फ इतना ही बोला है प्रॉपर्टी के लिए. इसके अलावा जो अपन पढ़ने वाले हैं वो या तो जनरल क्लॉसेज एक्ट के अंदर से आने वाला है या फिर इंटरप्रिटेशन से. श्योर इनफ है? ठीक है. अब बस यहां पे और नहीं पढ़ना कुछ, ऊपर चलो वापस. मूवेबल प्रॉपर्टी. सो सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस दैट immovable property is not been defined in this act. However, a negative connotation has been given. Connotation का मतलब क्या? एक negative list दी है, and that negative list includes 3 things which are not immovable property. क्या क्या है वो? Standing timber, growing. चलो. Now, the Transfer of Property Act does not define movable property. Wow. It is defined with the help of other statutes. अच्छा, एक fact याद रखना. स्टैट्यूट्स वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है. ये वर्ड हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं क्योंकि ये आजादी के पहले के लॉज हैं और अंग्रेज स्टैट्यूट वर्ड यूज करते थे और हम थोड़े आलसी हैं, हमने इन्हें हटाया नहीं. क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह पे लिखे हुए हैं. हमने क्या किया? हमने कहा बैठ के छोटी छोटी जगहों पे तारें खोलें. इससे अच्छा मेन बोर्ड में गए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में गए, वहां लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज द वर्ड स्टैट्यूट. आप जहां स्टैट्यूट पढ़ो वहां अपने आप लॉ समझ लेना. मतलब जहां स्टैट्यूट लिखा हुआ है उसका मतलब निकलेगा लॉ. श्योर इनफ? सो इट सेज इट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अदर लॉज. लेट्स सी. पहला है आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट. ये बहुत गजब है. जनरल क्लॉजेज एक्ट ने इतनी गजब डेफिनेशन दी कि आपके अंदर से आवाज आएगी आ थू. मूवेबल प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी. बस बस मेरे पे नहीं है, मेरे पे आएगा, मेरे पे आएगा. ठीक है. तो जनरल क्लॉजेज एक्ट ने कहा हर वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. रजिस्ट्रेशन एक्ट के बाद अगर आथू के ऊपर भी तुम कुछ कर सकते हो, बताना मत, वही करते हैं. रजिस्ट्रेशन एक्ट डिफाइंस मूवेबल प्रॉपर्टी टू इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी. बट रजिस्ट्रेशन एक्ट ने एक चीज बोल दी. रजिस्ट्रेशन एक्ट ने कहा कि मैं मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास. वाओ, हमने जीवन में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बात रजिस्ट्रेशन एक्ट सीधे खड़े कह जाएगा. यहां तक ठीक है, क्योंकि यही चीज नीचे टोपा ने कही थी कि ये इमूवेबल नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट ने कह दी कि ठीक है, फिर क्या है? मूवेबल है. ठीक है. सो नाउ अभी तक का अपना टोटल डिस्कशन कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जो इमूवेबल नहीं है. इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जो मूवेबल नहीं है. बट स्टिल 3 चीजें जो 100% इमूवेबल नहीं है वो क्या है? ग्रास. बहुत बढ़िया. अब हैं इसके एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल्स यूजुअली लोग क्या करते हैं, बोलते छोड़ दो, एग्जाम्पल से क्या करना. बट देयर इज अ गुड चांस कि अगर आपके पेपर को एक अच्छे लेवल पे टफ करना हो तो वो इनमें से एक एग्जाम्पल उठाएंगे, आपके सामने एग्जाम्पल रख देंगे एंड बोलेंगे जस्टिफाई व्हाई दिस इज नॉट अ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. दिस कैन बी द वर्स्ट नाइटमेयर जो आपसे पूछा जाए, जो 2015 में हुआ था. ठीक है. हिस्ट्री कैन एनी टाइम रिपीट, हेंस अपन थोड़ा थोड़ा बात करेंगे. खाली स्पेसिफिकली इसके ऊपर नहीं आया था, बट ये 2 नंबर का पार्ट बन गया था. पहले उन्होंने पूछा था एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विथ रेफरेंस टू द राइट टू वर्शिप, एक्सप्लेन व्हाई राइट टू वर्शिप इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर टोपा. तो ऐसे क्वेश्चंस आने का चांस है, पर जब पेपर का लेवल एक्सेप्शनली हाई था, मार्क माय वर्ड्स, इस साल के दोनों पेपर ईबीसीएल के टफ आएंगे. क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ही सिंपल पेपर आया था. इससे सिंपल पेपर ईबीसीएल में एग्जिस्ट नहीं करता जो आ गया था. सो इस बार गेट रेडी कि पेपर का लेवल अच्छा होगा. सो वी विल बी प्रिपेयरिंग लाइक दैट. लेट्स सी एग्जांपल्स. क्या हुआ?
फटी। इस साल में 2 अटेम्प्ट लगते हैं, दोनों ही टफ आएंगे। चलो, हाँ, ये बहुत आउट ऑफ द ब्लू था कि ईबीसीएल का पेपर सिंपल आ गया। ईबीसीएल सेकंड ग्रुप का पेपर स्पॉइलर रहता है सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे ऊपर कंपनी लॉ हमेशा से सदैव बर्बादी करता आ रहा है, इस बार कंपनी लॉ बहुत सस्ता आया था। क्या किसी ने दिया तो बहुत ही सस्ता पेपर था। अगली बार देखना कंपनी लॉ कैसे आएंगे सब बच्चे वापस। हैं, ये कंपनी लॉ का है, ऐसे पूछते हैं आके क्वेश्चन, जेन्युइनली ऐसे। ओल्ड सिलेबस का, कोई ओल्ड सिलेबस का पेपर दे रहा था क्या? नहीं ना, इनसे पूछना। मैंने क्या किया था, मुझे कंपनी लॉ बहुत पसंद है, तो मैं आया पेपर, मैं इधर ला मैं देखता हूँ, आधा पेपर वापस रख दिया। मैं कहा सॉरी विकास सर पढ़ाते हैं। इतना गजब पेपर, मैं कहा इसमें तो हम फेल हो जाए। मैं कहा हट, ये रख भाई उल्टा वापस से। विकास सर ने पार्ट सी तक उन्होंने भी पेपर बंद करके कहा था तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसी हालत, इतना टफ पेपर बनाया था। चलिए ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। पहला अपन पढ़ रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। दीज आर एग्जाम्पल्स, दीज आर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स जो एक्ट रिकॉग्नाइज करता है कि क्या मूवेबल है क्या नहीं है। मशीन फिक्स्ड ऑन लैंड टेम्पररी है। एक मशीन है जो एक लैंड पे अटैच की गई है बट टेम्पररीली। हमने कहा था ऐसी चीज जो जमीन में परमानेंटली फास्टेंड हो, सिर्फ उसी को इमूवेबल मानना है। डू यू रिमेंबर, कल मैंने ना आपको डेफिनेशन जब पढ़ाई थी, रूटेड इन अर्थ, ये रहा, अटैच्ड इन सच अ वे विच गिव्स परमानेंट बेनिफिट्स, पर वहां पे टेम्पररी वर्ड लिखा है, हेंस वो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट। अच्छा बेटा, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, स्टॉक हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, ये सभी मूवेबल है। तो इसके आगे गवर्नमेंट लगा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर इन्होंने क्यों लगाया? क्योंकि 1882 के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर लोग अपने नोट्स इशू नहीं कर सकते थे, एग्जिस्ट ही गवर्नमेंट करती थी। हेंस इस एक्ट ने कहा गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स। श्योर है, बट अपने को इसके आगे ब्रैकेट डाल के लिखना है, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी is a movable property. Let's go ahead. तीसरा है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ सम ह्यूमन माइंड। आप लोगों ने अपने दिमाग की मेहनत से कोई ऐसी चीज बनाई है जो आज तक किसी ने नहीं बनाई थी, उसके ऊपर आपका अधिकार है, और उसी अधिकार को इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। श्योर इनफ। अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप लोग क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे, क्या मैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेरे नाम पे क्लेम कर सकता हूं? कर सकता हूं। पर क्या मैं ये किसी को यूज करने के लिए भी दे सकता हूं? दे सकता हूं। फॉर एन एग्जांपल, आप बजाज की गाड़ी चला रहे हो, बजाज की गाड़ी में DTSI इंजन है, आपने बनाया, तो क्यों चला रहे हो? क्योंकि आपने पैसे दिए हैं और उसने आपको अलाउ किया कि यूज कर सकते हो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहां से वहां ट्रांसफर होते हैं? एक और एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, अभी जस्ट उबर ईट्स नाम सुना? अभी अभी उसे जोमैटो ने खरीद लिया। कितने में खरीदा देखा? 2.5 थाउजेंड करोड़। ठीक है, मतलब स्विगी वाले साइड में देख रहे होंगे, साले तुम्हारा नोट छापने की मशीन है क्या? सालों कहां से इतना पैसा लाके उबर ईट्स खरीद दिया। अच्छा, उबर ईट्स की बात करें तो उबर एक ब्रांड है, उबर ईट्स उनका एक प्रोडक्ट है। उबर ईट्स के ऊपर पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे। उबर वाले ने अपने पूरे के पूरे राइट्स किसको बेच दिए? जोमैटो को बेच दिए। इसका मतलब है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी सोल्ड, दीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इन एग्जांपल्स का ना एक इलाज है, अगर आपने इसको पकड़ लिया ना, हर एग्जांपल समझ में आएगा। जिस चीज का फायदा वहीं से उठाया जा सके और कहीं से नहीं, उसे इमूवेबल बोलते हैं। जिस चीज का फायदा वहीं से उठाया जा सके उसे इमूवेबल बोलते हैं। पर जिस चीज का फायदा आप अपने साथ कैरी कर सकें, आगे ले जा सकें, उसे मूवेबल बोलते हैं। कैन आई टेक अ टेम्पररी मशीन विथ मी एंड लीव? यस। गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स क्या मैं अपने साथ कैरी कर सकता हूं? यस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मूवेबल। नेक्स्ट अप, स्टैंडिंग टिम्बर एंड ट्रीज। इसको मैंने मूवेबल में क्यों लिखा है, इसका लॉजिक देने की भी जरूरत नहीं है। नीचे सेक्शन 3 ने स्पेसिफिकली खुद इसको एक्सक्लूड किया था, इसीलिए वो मूवेबल है, तो बात करना ही बेकार है इस पर। नेक्स्ट अप, राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंसेस। ये मस्त है एकदम। पहली बात समझो, इसका अगर कोई लॉजिक दे दिया 500 रुपए, चलो 500 का क्वेश्चन है, तो नहीं दिया तो 100 लूंगा। उप्स, तुमने ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिया कि फीस तू भरा हमारी? हाँ, नहीं, एनीवन? नहीं, तुम खेल लोगे, मैं देता हूं, आ जाओ जल्दी। राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंसेस। अच्छा, मेंटेनेंस अलाउंस क्या होता है? डाइवर्स हो गया, चाहे उसके जीवन में अब कितनी भी खुशियां आ जाए, पर एक दुख तो आ गया,
कि उसे हर महीने कुछ मेंटेनेंस भेजना पड़ेगा भाभी को, एक्स भाभी को। और साथ साथ में अगर मान लो कि एक्स भाभी के साथ कुछ एक साथ प्रोडक्ट हो गया था, XR या XS, तो यहां पे जो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हुआ है इसको भी कुछ मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सही बात है, जब तक भाभी कहीं और शादी नहीं कर लेते तब तक। अब इनका ये कहना है कि भाभी की मेंटेनेंस मूवेबल है। कैसे? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे हिसाब से ये गलत है। क्यों गलत है? भाई भाभी बच्चा, एक सेकंड देना, भाई भाभी बच्चा, भाई सुखी, भाभी और बच्चा अलग। मेंटेनेंस सिर्फ किसको मिलेगी? भाभी और बच्चे को। क्या भाभी बोल सकती है काम करो, ये मेंटेनेंस मुझे मत दो, इसी जगह मेरी माँ के वहाँ भेज दिया करो? ये बोलेगा हेलो, ये तुम्हारी मंथली इनकम प्लान नहीं चालू किया मैंने, ये क्योंकि आप मुझसे अलग हो गई हैं और आप काफ़ी वेली और ठुल्ली हैं, उसके लिए आपको मेंटेनेंस दिया जा रहा है, बस। मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो फिर कैसे मूवेबल में आ रहा है? अब ये मत बोलना कि भाभी मेंटेनेंस अपने साथ लेके एंजॉय कर सकती हैं इसलिए मूवेबल है, ज़्यादा आगे निकल गए तुम। हाँ जी, एनी लॉजिक टू दिस? भाभी मम्मा को ट्रांसफर कर सकती हैं? आथू, हाँ, ऐसे नहीं होता, मेंटेनेंस सिर्फ आपका अधिकार है। हाँ जी, हाँ जी, कमोन, एक तुक्का भी नहीं कोई मुझे, मतलब अच्छा अब नहीं छेड़ूंगा, एक और मान लो तुक्का नहीं। अच्छा देखिए, अब इसके आगे क्या लिखा है पढ़ो, राइट टू रिकवर। बात समझना, मेंटेनेंस ट्रांसफरेबल नहीं होता, पर राइट टू रिकवर ट्रांसफरेबल होता है। अब राइट टू रिकवर ट्रांसफरेबल होता है, इसका मतलब क्या है? भाभी के हाथ में है अभी 1 साल का एकदम छोटा सा शिशु। इसमें मैंने कुछ बोला नहीं, जितना तो हंसी है, फ्री का लाफ्टर है, इसके 10 रुपए काटूंगा, ओवर एक्टिंग है, ठीक है क्या? एकदम ठीक। ये भाभी के हाथ में 1 साल का शिशु है। भाभी ने कहा मैं कोर्ट में नहीं भटक सकती बैठ के ये मेंटेनेंस मांगने के चक्कर में, मैं मेरे बिहाफ पे ये पैसे रिकवर करने का राइट मेरे बड़े भाई को ट्रांसफर करती हूं, मेरा बड़ा भाई कोर्ट में जाए और मुझे डिफेंड करे वहां। तो राइट टू रिकवर इज मूवेबल, पर मेंटेनेंस उसी को मिलेगा, पर रिकवरी कोई भी करवा के दे सकता है। मैंने बोल दिया कि आपकी मैं मदद करना चाहता हूं, आउट ऑफ माई फ्री विल कर सकता हूं, आपने करो सर, कोई मन करेगा आपको। 5 पॉइंट बोलो, कोई दिक्कत? सब मूवेबल है प्लीज, मैं सिर्फ आउट ऑफ CSR मदद कर रहा था। 6th, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है सर? अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मूवेबल है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर रॉयल्टी मिलती है। अगर IPR ही मूवेबल है तो रॉयल्टी भी ऑटोमेटिकली मूवेबल होगी। इसका मतलब है कि क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरी ये रॉयल्टी मुझे ना मिलके इधर मिल जाए, किसी और को मिल जाए, किसी और को मिल जाए? बिल्कुल बोल सकता हूं, मेरा राइट है ये। तो रॉयल्टी इज अगेन मूवेबल। 6 पॉइंट, सबके लॉजिक्स क्लियर है? नेक्स्ट अप 7th, राइट टू वर्शिप। हाँ जी भाई, अब समझिए, राइट टू वर्शिप प्रैक्टिकली आज के टाइम पे ये मूवेबल इमूवेबल का, अच्छा अपन क्यों पढ़ रहे हैं राइट टू वर्शिप? आप बेचोगे राइट टू वर्शिप? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आगे से डील करता है? नहीं करता है, जबरदस्ती किया है इसको ऐड अपने को बताने के लिए कि भाई ये इमूवेबल नहीं है। अब बात समझना, ये राइट टू वर्शिप क्यों आज भी ऐड कर रहा है? एक्ट आ रहा है 1882 से। उस टाइम पे ना जब आप बात करते थे तो कन्वर्जन्स, इधर से उधर ट्रांसफर सबसे ज्यादा होते थे। तो टोपा ने बोला कि ये जो तुम कन्वर्जन्स कर रहे हो, इधर से उधर वर्शिप साइट चेंज कर रहे हो ना, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये जो राइट टू वर्शिप है इसको मैं मूवेबल मानता हूं, मेरे लिए इमूवेबल भी नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हो वो उधर करना, मतलब कहां चले जाना? मूवेबल में चले जाना। तो राइट टू वर्शिप क्वेश्चन में ही इसलिए आया क्योंकि किसी केस के अंदर पूछा गया था कि भाई राइट टू वर्शिप अगर मैं ट्रांसफर कर दूं तो चलता है क्या? तो हमने बोला टोपा के अंदर मत पूछ, बाकी जो करना है दूसरे एक्ट के अंदर करेंगे। अच्छा, राइट टू वर्शिप अपन वापस से डील करेंगे आगे चल के GA के अंदर, जब अपन जनरल क्लॉजेस इन सब में बात कर रहे होंगे तो वापस बात आने वाली है। अभी के लिए इसका कोई और रिश्ता नहीं है। यहां तक बोलो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है कॉपीराइट। ब्रैकेट करो और लिखो पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कॉपीराइट को उन्होंने अलग से बताया, बट ऑलरेडी आपको बताया कॉपीराइट इज नथिंग बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बोलो, यहां तक कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट एग्जांपल है अ डिक्री फॉर सेल ऑन अ मॉर्टगेज डीड। पहले इस लाइन का मतलब समझो, मतलब अपने आप ही समझ आएगा। मॉर्टगेज डीड क्या होती है? जब कभी भी कोई अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और को एज अ सिक्योरिटी देता है
और इसके बदले सामने से कुछ पैसा लेता है या फिर कोई बेनिफिट्स लेता है, इसको आप मॉर्गेज बुलाते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने मेरी बाइक मॉर्गेज की, तो ये लाइन ही गलत है, क्योंकि मॉर्गेज सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। सो मॉर्गेज इज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो आपने कहा सर मॉर्गेज अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है तो मॉर्गेज डीड, डीड का मतलब क्या? अग्रीमेंट। जिस एग्रीमेंट के थ्रू मैंने मॉर्गेज किया दैट इज मॉर्गेज डीड। अगर मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो मॉर्गेज डीड भी किसकी बनेगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की बनेगी। तो सर इसको नीचे इमूवेबल में क्यों नहीं लिखा है? इसके आगे पढ़ो। अ डिक्री फॉर सेल, व्हाट इज डिक्री? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अ डिक्री फॉर सेल, अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने मॉर्गेज की थी उसे बेच देना है, उसे बेच देना है, तो हमने बोला कि ये जो ऑर्डर है ना वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। आपने कहा सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्या अपन कोर्ट को सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इसको नहीं इसको प्रॉपर्टी बिकवा दो, इसको नहीं इसको प्रॉपर्टी बिकवा दो, इसको नहीं इसको प्रॉपर्टी बिकवा दो? क्यों? क्योंकि कोर्ट को मतलब है सिर्फ और सिर्फ पैसों से, बेच तो अपन किसी को भी सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर आया कोर्ट का, ये ऑर्डर तो कहीं भी जा सकता था, किसी के पास भी जा सकता था। इसीलिए द ऑर्डर ऑफ सेलिंग अ प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज डीड इज टू बी काउंटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। प्लीज वापस से मैं जो रिपीट कर रहा हूं सुनना, इसमें लिख लो। अ मॉर्गेज इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। सुनना और समझना। अब अच्छा एक दिमाग लगाओ, मेरे को चाहिए कि अब अपना ना पूरा दिमाग झंझोड़ लेना और जो आंसर आए बोलना। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें से आ रहा है मुझे रेंट, इसमें से आ रहा है रेंट। इसको आप मूवेबल बुलाओगे या इमूवेबल बुलाओगे? राइट टू रिसीव द रेंट इज मूवेबल और इमूवेबल? वाई मूवेबल? राइट किसी को, पर मैंने आपको क्या बोला था कि आपने को मूवेबल और इमूवेबल पढ़ते वक्त सबसे मेन चीज क्या ध्यान रखनी? कौन सी चीजें इमूवेबल बनती है? सर जिसका एंजॉयमेंट वही किया जा सकता है उसको इमूवेबल बोलते हो, और जिसका एंजॉयमेंट कहीं भी जाके और कहीं से भी किया जा सकता है उसको आप मूवेबल बोलते हो। अब आ रहा है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मूवेबल प्रॉपर्टी यहां, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां है, तो रेंट भी तो यहीं से आएगा, तो तुम उसको मूवेबल राइट क्यों बुला रहे हो? ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हो सर राइट टू रिसीव रेंट को मूवेबल कहो, पर जो रेंट है ना उसको क्या बुलाओगे? इमूवेबल। फर्क समझ में आ रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके साथ राइट वर्ड लगा के खेल रहे हैं। राइट्स आर ट्रांसफरेबल, जबकि जो बेनिफिट है वो उधर ही इमूवेबल के साथ रहता है। अब वही चीज इसने लिख रही, अ डिक्री फॉर सेल। डिक्री का मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट का ऑर्डर किसी प्रॉपर्टी को बेच देने का कहीं से भी किसी के भी फेवर में दिया जा सकता है, हेंस ये ऑर्डर को मूवेबल माना जाता है। बट जबकि मॉर्गेज को क्या ट्रीट किया जाता है? इमूवेबल ही ट्रीट किया जाता है। अच्छा 50% लॉजिक क्लियर है, अभी बाकी है। जब अपन रिमेनिंग नीचे इमूवेबल खत्म कर रहे होंगे, ऊपर के सारे लॉजिक्स कनेक्ट हो जाएंगे। यहां तक बोलो। लास्ट, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास, समझाने की जरूरत नहीं है। एक बार आराम से ऊपर मूवेबल प्रॉपर्टी देख लो, आप सबके नोट्स में भी है, इफ यू फाइंड एनी डाउट फॉर दिस। डिक्री मतलब कोर्ट का जजमेंट। आपने अपनी एक प्रॉपर्टी मेरे को दी थी, मेरे पास उसके कागजात हैं, जिस कागजात पे लिखा है कि आपने ये प्रॉपर्टी मेरे को दी है सिर्फ उतने टाइम के लिए जब तक आप मेरा पैसा मुझे वापस नहीं दे देंगी, उस दिन मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस दूंगा। आज 10 साल हो गए आप पैसे वापस नहीं दे रही हो, मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने आपको कहा कि क्या आप मेरे पैसे देंगी? आपने कहा नहीं है पैसे। मैं कहा देख, मॉर्गेज के अंदर मेरे पास राइट नहीं है कि मैं तेरी प्रॉपर्टी बेच पाऊं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस पे तेरा ही अधिकार है। हाउएवर अब मैं जाऊंगा कोर्ट के पास, और कोर्ट के पास ये राइट है कि वो ये प्रॉपर्टी बेच सकती है। अब कोर्ट जरूरी है कि प्रॉपर्टी खाली इसको ही बेचे या किसी को भी बेच सकती है मेरे पैसे रिकवर कराने के लिए, किसी को भी। सो द ऑर्डर ऑफ सेलिंग अ प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज इज मूवेबल। हाउएवर मॉर्गेज के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इमूवेबल ही रहती है, सिर्फ उसका ऑर्डर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह डील किया जाता है। हाँ जी, श्योर, मूवेबल इज श्योर। एनी अदर डाउट? नहीं है, चलिए
कमिंग डाउन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 3 के अंदर, कुछ और नहीं पढ़ना, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, अब जनरल क्लॉजेज एक्ट ने क्या बोला, वही चीज जो ऊपर पढ़ के आ रहे हो फिर से रिपीट। इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, मतलब जो रेंट, लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, रेंट हो गया, और कोई भी तरीके की इनकम जो जमीन पे कर रहे हो वो सब आपकी है। सर और क्या जमीन से अपने को इनकम हो सकती है? मैंने जमीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की, आज 1 करोड़ में बेच रहा हूं, 90 लाख रुपए उस लैंड का अप्रिसिएशन है, पर क्या वो भी मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी की वजह से ही मिल रहा है? यस, इसीलिए वो बेनिफिट्स को भी हम क्या मानेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। श्योर? एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ, अच्छा एक सेकेंड, ये कौन सी थिंग्स अटैच टू अर्थ है? ब्रैकेट में डाल देना परमानेंटली। थिंग्स अटैच टू अर्थ विच आर परमानेंट इन नेचर, विच आर परमानेंट इन नेचर। नेक्स्ट अप, और परमानेंटली फास्टेंड, अच्छा फास्टेंड का मतलब क्या होता है? एनीवन हैव यू हर्ड दिस वर्ड फास्टेंड? बांधना, फ्लाइट में बैठे कभी भी, एवरीवन प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स, बांधना, वैसे ही इसने क्या बोला? परमानेंटली फास्टेंड, परमानेंटली जोड़ दिया। एनीथिंग अटैच टू अर्थ, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? इमूवेबल कहलाती हैं, कोई डाउट नहीं है तक। हमने इसमें एक इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की भी बात करी, कुछ नया नहीं इसके अंदर भी। द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एक्सप्रेसली इंक्लूड्स अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अब यहां पे क्या हुआ, जैसे अब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर गए ना, उसने क्या बोला? सुन ले बे, नहीं मतलब इसने ऐसा कहा, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ने कंपल्सरीली एक चीज कही कि मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि और कहीं कुछ भी लिखा हुआ हो, पर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट आता है, जैसे कि उसका रेंट, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, हेरिडिटरी अलाउंसेस। व्हाट आर हेरिडिटरी अलाउंसेस? पहले से चलते हुए इस लैंड से अगर आपको कोई फायदे आ रहे हैं, इवन इफ वो लैंड पे आपने खुद ये फायदे जनरेट नहीं किए थे, पर पहले से चलते हुए कोई फायदे आपको मिल रहे हैं, वो भी क्या माने जाएंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अलाउंसेस, राइट ऑफ वे, अच्छा एक सेकेंड, राइट ऑफ वे क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, अच्छा एक सेकेंड, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल फॉर दिस सो दैट वी अंडरस्टैंड कि अपन कहां जा रहे हैं। ठीक है, अब है ना, अपन ने लिया एक फ्लैट, सपोज अपन ने एक फ्लैट लिया वाकड़ में, ठीक है, ये वाकड़ के फ्लैट की एंट्रेंस है। श्योर? ठीक है, अब क्या हो रहा है सामने भी, अच्छा ये इसके बाहर जो पैसेज है, मैंने ये भी खरीद लिया क्या? मतलब किसी ने ये भी खरीद लिया क्या? नहीं, आपने सिर्फ वो फ्लैट खरीदा है, बाहर का जो पैसेज है ना वो फ्री पैसेज है, ठीक है। अचानक से बिल्डर बोलता है कि जो चीज फ्री पैसेज है वो तुम्हारी भी नहीं है, सामने वाले की भी नहीं है, मतलब ये मेरी है, मैं बिल्डर हूं, मैं ना आपके घर के बाहर एक और फ्लैट बनाऊंगा यहां पे। तो मैं कहा मैं घर के बाहर कैसे जाऊंगा? उसने मेरे को नहीं पता, तू देख ले। अब मैं कहा पागल है क्या? उसने कहा और तो और ये जो तेरे पीछे की साइड यहाँ पे 2 विंडोज हैं, मैं यहाँ पे तो एक 15 फुटी बिल्डिंग बनाऊंगा। मैं कहा अच्छा, और यहाँ पे बाथरूम में एक विंडो थी, बोले यहाँ पे जो करना कर ले। अब क्या आपको एक चीज दिख रही है कि जो मेरी राइट टू वे था, जो इवन मैंने खरीदा भी नहीं है, पर फिर भी वो मेरा अधिकार था राइट टू वे, और वो उसको हैम्पर कर रहे हैं। इसको स्पेसिफिकली बोला गया कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और जब कभी भी कोई इंसान एक घर मकान खरीदता है, उसके बाहर राइट टू वे उसके साथ आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा बन के, आप उसको नहीं छीन सकते। ठीक है एकदम। अभी रिसेंटली मेरे घर पे राजस्थान में माय फादर डिसाइडेड कि हम लोग एक सेकेंड फ्लोर बनाएंगे। मैं कहा लेट्स स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया हम लोगों ने सेकेंड फ्लोर का। मेरे बगल वाले जो पड़ोसी थे उनका भी फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था, तो हम दोनों का डबल डबल स्टोरी घर था। हमने जब जैसे ही सेकेंड फ्लोर बनाया तो लेफ्ट साइड में पापा ने अपने रूम से एक बड़ी सी विंडो दी, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों,
पर उस विंडो से डायरेक्ट नीचे उनके घर का ही व्यू आ रहा था। अच्छा, तो हमने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, हमें मजा आ रहा था। अंकल आ गए ऊपर, अंकल क्या आप यहाँ पे विंडो नहीं बना सकते? हमने कहा अंकल क्यों? हमारी आंखें, हमारा मकान, हमारा कमरा, हम कुछ भी देखें। अंकल कह नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने कहा अंकल ऑन व्हाट ग्राउंड आर यू गोइंग टू स्टॉप अस? अब उनका कहना है कि भाई हमारी प्राइवेसी खराब होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैसे भी अगर हमने यहां घर बनाया होता तो आपकी भी तो वैसे ही विंडो बंद हो जाएगी ना, तो बेटर आप बनाओ ही मत, आज नहीं तो कल हम घर बनाएंगे। हमने कहा अंकल ये थोड़ी बात होती है, जब तक आप नहीं बनाओ तब तक तो हम खुश रहें, ठीक है। तो अंकल नहीं माने। अब इस चक्कर में उस आदमी ने क्या किया, हमने कहा हम तो विंडो बनाएंगे, हमको तो हवा चाहिए, जो करना है करो। तो अंकल ने क्या किया, अपने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर बुलाया, बोला कि एक काम कर, मेरी दीवार है ना खींच दे ऊपर तक, घर नहीं बनाना। साल ने हमारी पूरी विंडो खराब कर दी। हमने कहा ये क्या बात, और विंडो छोड़ो व्यू खराब था मेन। अंकल की 3 बेटियां हैं, तो ये सबसे खराब चीज यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा ऑफेंड मैं हुआ और फिर पापा। तो इस पूरे केस में क्योंकि उनने तो वहीं रहना है ना, तो अब यहां मैंने पूछा, मैं कहा पापा ये क्या बात हुई, राइट टू एयर? तो अब वो बेचारे बुजुर्ग बोले क्यों, हवा बासी जगह से नहीं आ रही, तेरे को वहीं से चाहिए? मैं कहा वहां से ज्यादा आती है। अब इस चीज में एक बात बताओ, क्या मैं अंकल को कुछ बोल सकता हूं? उन्होंने अपनी जमीन पे दीवार ऊपर खींची है, क्यों? क्या बोलोगे? तो उनको भी घर बनाना है ना, उन्होंने दीवार खींची है ऊपर। पर राइट टू व्यू ब्लॉक हो रहा था मेन, हमारा एयर थी हमारे पास, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकली वैसे राइट टू एयर होता है, पर यहां राइट टू एयर का सवाल ही नहीं उठ रहा था। जेन्युइनली उसने अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट किया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट किया। अगर म्यूनिसिपैलिटी ने मुझे सेकंड फ्लोर अलाउ किया है तो सेकंड फ्लोर उनको भी अलाउड होगा। सो यहां पे एयर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता था क्योंकि अलाउड था। इसी जगह अगर ऐसा होता कि किसी का एक स्टोरी है या फिर जेन्युइनली उसकी एयर रुक रही होती, उसकी वे रुक रही होती, तो हम क्या बोलते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ राइट टू वे साथ में आता है। तो यहां पे जब उन्होंने हमको रोका ना, तो हम लोग क्या बोले कि नहीं हमारा तो भाई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। हम म्यूनिसिपैलिटी में गए केस करने, हमारी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई ऑन द स्पॉट। उन्होंने बोला नहीं सर नहीं बनता है, सामने वाले बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी पे दीवार खींची है, उतनी हाइट की खींची है जितनी आपकी है। सो ये आपको सोचना चाहिए था कि विंडो बनाई क्यों, और हमें कुछ भी नहीं मिला। पर इसी जगह अगर हम अंकल के घर के बाहर जाके एक नया घर बना दें, विल दैट बी अलाउड? द आंसर टू दैट इज नो, क्योंकि राइट टू वे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। श्योर है? ठीक है। और क्या, राइट टू लाइट आपकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मतलब जब आप घर लेते हैं तो जैसा वे एक इनहेरेंट चीज है, लाइट भी एक इनहेरेंट चीज है जो आपको मिलेगी मिलेगी। नेक्स्ट, फेरीज एंड फिशरीज। अच्छा इसका लॉजिक दे दो तुम, मान जाऊंगा मैं, पैसे नहीं दूंगा, कहीं बताना दो। फेरीज एंड फिशरीज। अच्छा कितने लोग ये सोच रहे कि फेरी होता क्या है? चलो कुछ लोग ओहो धीरे 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 एक दूसरे को देख के आ रहे हैं फेरीज में। अच्छा बाकी जो नहीं सोच रहे, आप बताना फेरीज क्या है? गुड। हाँ अब बताना कितने लोगों को पता है फेरीज क्या होता है? बोट, एग्जैक्टली। फेरी मतलब बोट, और कहीं नहीं जाना, वाटर ट्रांसपोर्ट यहां से वहां। पर अब एक बात समझना, तो अच्छा एक बात तो फेरीज मूवेबल नहीं है? फेरी तो मूवेबल हुई ना, बोट है इमूवेबल में लिखा है गंवारों ने। 2 जवाब इन्हें, मतलब मुझे नहीं, इन्हें करो प्रूफ कि ये मूवेबल है फेरीज। ओके फेरी से वाटर में चलती, जमीन पे कैसे चलाएगा पे? तो फिर बाइक को भी बोलो ना इमूवेबल, सिर्फ रोड पे चलती है, वो पानी पे नहीं चलती। फेरी इज एक्चुअली, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मैं बता रहा हूं ना, फेरी इज एक्चुअली द रूट जिस पे वो बोट यहां से वहां जाती है। दैट रूट इज परफेक्टली इमूवेबल, वो नहीं बदल सकता, वो वहीं का वहीं रहेगा, इसीलिए फेरीज को वहां गिना गया। अच्छा नेक्स्ट, मच्छी पकड़ना, फिशरीज, इसको कैसे इमूवेबल, मच्छी को कैसे इमूवेबल कर रहे हो? अच्छा काम करो तुम है ना एक बोट लो, जाओ समुद्र के वहां मच्छी पकड़ो, कोई दिक्कत है
नहीं, बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। एक काम करो, उस बोट को थोड़ा आगे लेके जाओ, ठीक है, ऐसे तैरते 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 हाई सीज में उतर जाओ। हाई सीज क्या होता है सर? जो ना भारत का है ना किसी और देश का है, कॉमन वाटर, और वहां पकड़ो मच्छियां। फिर एक काम करो, हाई सीज से धीरे धीरे आगे जाते थे, चाइना की मच्छियां पकड़ो जाके, ठीक है, पकड़ सकते हो क्या? क्या दिक्कत है? मच्छी तो मच्छी है, चाइना ने पैदा की क्या? आपने कहा सर पानी किसी और का है, मच्छी भी उनकी है, खाएंगे भी वही, हम पकड़ नहीं सकते। अभी इस चीज में एक बात समझना, क्या होता है, गवर्नमेंट अलाउ करती है फिशरीज के लिए लोगों को एरियाज, कि इस एरिया में आप फिशरीज के लिए जाएंगे, इस एरिया के लिए आप, इस एरिया के लिए आप, इस एरिया के लिए आप, अलग 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 एरियाज अलॉटेड है। अब उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फिशरीज का राइट सिर्फ उनको है, सही बात है। अब वो वहां पे पकड़ पाए तो पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए तो नहीं पकड़ पाए, पर उनका एरिया उतना ही है, उसके आगे वो नहीं जा सकते। अब बात समझना, क्या मैं कह सकता हूं कि वो फिशिंग का एरिया एक फिक्स्ड एरिया है जहां से ही आप बेनिफिट डिराइव कर सकते हो और वहीं जाके डिराइव करना है, हेंस उसको भी क्या बोल दिया इन लोगों ने? इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल दिया। श्योर एनफ, एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला है चैटल एम्बेडेड टू अर्थ। व्हाट इज चैटल? व्हाट इज चैटल? सुनो, फर्क भी नहीं पड़ता चैटल क्या होता है। आगे की लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या होता था? परमानेंटली रूटेड। अब इधर चैटल लिखूं या फिर कोई और चीज, फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल चैटल का मतलब एनी वैल्यूएबल थिंग। चैटल का मतलब एनी वैल्यूएबल थिंग, सही बात है। आप चाहें तो लिख सकते हैं एनी प्रॉपर्टी एम्बेडेड इन अर्थ, ये भी एकदम सही। अगर आपको चैटल वर्ड याद नहीं रहता, आप एनी प्रॉपर्टी यूज करो, चलेगा, सही है। नेक्स्ट, ईजमेंट। ओए, ईजमेंट क्या होता है? व्हाट इज ईजमेंट? एनीवन? शर्म आनी चाहिए। हाँ, एनीवन? कोई तुक्का मारना चाहेगा? नहीं, नो वन? अच्छा, ये जो ना मैंने आपको, अच्छा लेट्स से मैंने एक घर लिया है, अ 3 BHK फ्लैट फॉर 40 लाख रुपीज, ठीक है, एकदम 40 लाख रुपए में घर लिया। अब क्या हो रहा है, घर तो आ गया, मैं ना बिल्डर को बोल रहा हूँ कि सर घर में पानी नहीं आ रहा। उसने कहा पानी वानी का कोई रूल नहीं है हमारे यहाँ, नीचे जाओ भरो और जो करना है फिर करो। मैं सर कभी अर्जेंसी हुई तो? उसने कहा भर के रखो, पर आपको पानी का कोई अलग से पाइप नहीं मिलेगा। मैं कहा ठीक है सर। मैं सर घर में गैस की पाइपलाइन भी नहीं आ रही थी। बोले घर में गैस का कोई पाइपलाइन नहीं है, रेस्टोरेंट में जोमेटो करो। मैं कहा ठीक है। मैं सर वो घर पे आने में जो दरवाज़ा है वो रोड के बाहर भी किसी ने कुछ बना दिया है। ना कोई बात नहीं, उनके घर जाओ, एंटर करो, फिर अपने घर जाओ। मैं कहा चल क्या रहा है मेरे जीवन में, क्या मुझे कुछ सहूलियत इस प्रॉपर्टी के साथ मिली है या नहीं? उसने कहा नहीं। यही चीज जो मेरे साथ हो रही है आपके साथ ना हो, उसे कहा जाता है ईजमेंट। ईजमेंट का मतलब है एक घर या फिर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं, उसके साथ उसे वापरने के लिए जो चीजें एक्स्ट्रा जरूरी होती हैं वो ईजमेंट होती है। जैसे वो जो पैसेज की बात हुई थी वो ईजमेंट है, वाटर घर पे पाइप्स आ रहे हैं ईजमेंट है, गैस पाइप आ रहा है ईजमेंट है। तो क्या ये सब भी क्योंकि परमानेंटली फास्टेंड है, आप कल घर बेचोगे तो क्या पाइप निकाल के लेके जाओगे अपने साथ कि पानी हम उधर लेके जाएंगे? नहीं, वहां पे पानी अपना मिलेगा। ये इसके बाद परमानेंटली फास्टेंड है, हमेशा यही मिलेगा, उन्हें कहा जाता है ईजमेंट। श्योर है? प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट अप, राइट टू फेरी, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट, राइट टू वे, डन। राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर लीज। अब एक बात याद रखना, अपन ने क्या बोला था कि कभी भी अगर कोई चीज आपके साथ जा रही है और वापस आ सकती है तो उसे मूवेबल कर देना है। इस टाइम पे ओनर ने इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट ट्रांसफर किया है, बेचा नहीं है, एंजॉय करने का राइट ट्रांसफर किया है। पर जिसको एंजॉय करना है, क्या उसको उस प्रॉपर्टी में वहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा, और वहीं आके एंजॉय करना पड़ेगा। जब जिस चीज का फायदा वहीं आके उठाया जा सकता है, उसको अपन ने क्या क्वालिफाई कर दिया था? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्वालिफाई किया था। हेंस द राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी अंडर लीज इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिंपल अभी तक। गोइंग हेड नेक्स्ट, राइट टू फिशरी, ऑलरेडी क्लियर है, एक परमानेंट एरिया दे दिया, बस यहीं पे मच्छी पकड़नी है आपने, इमूवेबल है। नेक्स्ट, राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
अपन लोगों ने इसके ऊपर अभी भी बात की थी कि इसके अंदर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को डीम टू बी क्या मानना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मानना है। तो यहां पे सिर्फ एक जगह है जहां पे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक्ट ने स्पेसिफिकली बोला है। टोपा नहीं बोल रहा, टोपा बोल रहा है राइट्स ऊपर लेके जाओ, बेनिफिट्स वहां नीचे लेके आओ, पर यहां पे आपके लिए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ने आके बोला कि मैं बोल रहा हूं कि ये जो रेंट से रिलेटेड कोई भी काम है वो कहां जाएगा, इमूवेबल के अंदर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन मॉर्गेज। व्हाट इज इंटरेस्ट इन मॉर्गेज, एनीवन? इंटरेस्ट इन मॉर्गेज का मतलब क्या? चलो देखते हैं कितना लॉजिक है तुम में, कितना दिमाग है। इसका आंसर तो बनता है सर मॉर्गेज किया है उस पर कुछ ब्याज आता होगा, नहीं। ठीक है, आप सोचो जब तक। यस पराग, आप लीक हो जाएं। तो शट अप। अच्छा एक बात समझे, ए के पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उसने किसको दे दी, बी को। सेल नहीं की है, क्या किया है, मॉर्गेज। तो करंटली अब ये प्रॉपर्टी बी के पास आ गई है, सही बात है। पर आज भी इस प्रॉपर्टी में ओनरशिप किसकी है, ए की। इस ओनरशिप को ही आप इंटरेस्ट कहते हो। इंटरेस्ट इन मॉर्गेज मतलब मेरी प्रॉपर्टी आज भी मेरी रहेगी। पर एक सेकेंड सर, यहां पे क्यों लिखा है, इसका मतलब समझाना है एक मिनट के लिए, बात समझो। ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, ये किसके पास पड़ी हुई है, बी के पास पड़ी हुई है। प्रॉपर्टी है किसकी, ए की है। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट ले रहा है वो ए ही ले रहा है, सही बात है, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी मॉर्गेज कर दी। हमने अभी जस्ट ऊपर बोला था इमूवेबल प्रॉपर्टी और उससे निकलते हुए कोई और भी बेनिफिट्स, वो सब क्या है, इमूवेबल ही है। हेंस उसने लिख दिया कि किसी की प्रॉपर्टी थी, उसने इसको मॉर्गेज कर दिया, पर फिर भी उसी का इस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट को भी कैसा ट्रीट करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करना। सोचो मेरे पास एक जमीन है 1 करोड़ की, मुझे आज पैसों की जरूरत है, मैं आया श्वेता के पास, मैंने वो जमीन उसको दी, प्रॉपर्टी दे दी, पैसे ले लिए 90 लाख रुपए, सही है, दे दिया। आज अगर ये मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या मुझे पैसे मिलते, नहीं। मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं मेरी प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट निकाल रहा हूं, ये मॉर्गेज करना भी तो मेरी प्रॉपर्टी का बेनिफिट ही है मेरे लिए। इसीलिए द इंटरेस्ट इन मॉर्गेज इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लॉजिक क्लियर? गोइंग हेड नेक्स्ट, हेरिडिटरी ऑफिसेस कट करो, नाउ डू नॉट एग्जिस्ट। पहले के हैं इसीलिए हैं, जैसे आप कंपनीज एक्ट में चार्टर कंपनीज पढ़ते हो ना, वैसे ही हेरिडिटरी ऑफिसेस, नथिंग टू बी डन। नेक्स्ट, राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम ट्रीज। व्हाट इज लैक फ्रॉम ट्रीज? उसकी सबसे ऊपर मोटी वाली खाल होती है, उसे लैक कहते हैं। एक सेकेंड, मैंने रूल बताया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो कहते हैं जिसका बेनिफिट वहीं जाके लिया जा सके। ट्री का लैक अगर आपको निकालना है तो आपको ट्री के पास ही जाना पड़ेगा, वहीं से निकाला जा सकता है। हेंस ट्री या फिर उससे निकलता हुआ कोई भी बेनिफिट, सबके सब बेनिफिट्स को क्या ट्रीट किया जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा। साउंड्स अ प्लान? ठीक है। नेक्स्ट अप, रिवर्जन इन प्रॉपर्टी लीज्ड। एक सेकेंड, रिवर्जन क्या होता था, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दो, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको दी, आप इसको एंजॉय कर रहे हो, ये भी इमूवेबल है, इससे आप मुझे रेंट दे रहे हो, ये भी इमूवेबल है, और ये प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आएगी, ये भी इमूवेबल राइट है। मतलब कि मेरे इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से बनता हुआ हर राइट जब तक वो मेरे पास वापस नहीं आ जाती, सब इमूवेबल है। श्योर? लास्ट, अब फैक्ट्री, वाओ, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है। फैक्ट्री आप ऐसा रास्ते चलते ठेले पे नहीं घूमते हो लेके, फैक्ट्री जमीन पे परमानेंटली एम्बेडेड है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, हेंस इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सोचो, फैक्ट्री को लिखने की बात थी, इस एक्ट ने एंड में फैक्ट्री लिख के ये बताया कि मैं 1882 से आया हूं और मैंने आज तक खुद को बदला नहीं है। मैंने बच्चों को कहा आप अपनी सोच बदल लो, एकदम ठीक है, यहां तक बोलो, कोई डाउट हो तो? श्योर है? अच्छा, ये एग्जाम्पल्स थे। अगर आप इनके लॉजिक्स ढूंढने जाएंगे तो शायद कुछ के मिले, कुछ के ना भी मिले। अगर कोई इंसान बहुत ही कीन है चेक करने के लिए तो इसका तरीका एक ही है,
आपको इसके केसेस पढ़ने पड़ेंगे। मैंने इनके सारे आंसर्स इसके केसेस से निकाले हैं, तो आपको कहीं पे डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। आप क्या डाल सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लैंडमार्क जजमेंट्स। जब आप लैंडमार्क जजमेंट्स में जाएंगे और उसमें लिखिएगा लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ टोपा, तो जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे वो बैक टू बैक आपको केसेस दे देगा जिसके अंदर इन सब में क्यों ये प्रॉपर्टी कहलाई, क्यों ये प्रॉपर्टी कहलाई, जजमेंट्स हैं। श्योर है? ठीक है। अब यहां पे आते हैं अपन इस टॉपिक के बिल्कुल एंड पे, पर अब ये एग्जामिनर का एक अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल। सिंस हम लोगों ने ये सब कुछ इन डिटेल पढ़ लिया है, आपके लिए ये सारे केक वॉक होने चाहिए। तो लेट्स सी कि क्या हमारे लिए केक वॉक है। मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओ माय गॉड, आर वी श्योर? मूवेबल प्रॉपर्टी यहां से वहां जा सकती है, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी, माय गाइस, एनी गेसेस कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। सो कैन नॉट इजीली, वाह 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 वाह, बाकी कर देता ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा एक सेकेंड ना, मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा था, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, मतलब जमीन ट्रांसपोर्ट कर दोगे? वो तो इजीली क्या, इम्पॉसिबल है ना ट्रांसफर करना, तो इजीली वर्ड क्यों यूज किया? सर आप भूल गए होगे, तंग मत करो। क्या एक मशीनरी जिसको परमानेंटली जमीन से फासन किया जाए वो भी इमूवेबली ट्रीट की जाती है? हाँ, पर क्या उसे उखाड़ा जा सकता है? उखाड़ तो सकती हो ना, इसीलिए कहा गया कैन नॉट इजीली बी ट्रांसपोर्टेड। श्योर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके क्या है, बुक्स, टिम्बर, व्हीकल। प्लीज वो टिम्बर है। एग्जाम्पल, हाउस, लैंड, ट्री अटैच टू द ग्राउंड। थर्ड, मूवेबल में देखना ये बहुत अच्छा है भाई, मैंगो ट्री इफ कट एंड सोल्ड फॉर टिम्बर पर्पस आर डीम्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। टिम्बर मतलब लकड़ी ना, मैंगो ट्रीज को कट किया और उसको एज टिम्बर सेल किया तब भी चलता है ना, मूवेबल ही बन जाएगा। मैंगो ट्री इफ सोल्ड फॉर नरिशमेंट ऑफ फ्रूट्स दे आर डीम्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब कोई समझा सकता है? मैंगो ट्रीज इफ सोल्ड फॉर नरिशमेंट ऑफ फ्रूट्स, लगा दो जोर, कम ऑन, गोबर, करो करो करो, मजा आ रहा है। नरिशमेंट वाले फ्रूट्स निकालते हैं। आराम से आराम से आराम से, आप आम के चक्कर में कहीं और ही निकल गए हैं। मूवेबल बन गया, ठीक है। थोड़ा सा आप लॉजिक की तरफ पहुंचे, और कोई खेलना चाहेगा? एग्जैक्टली इन्होंने कहा कि सर मूवेबल में अपने पहले ही बोला था जो बेनिफिट कहीं भी ले जाए जा सके मूवेबल है, और जिस चीज का बेनिफिट वहां जाके लिया जाए वो इमूवेबल है। अच्छा अब मैंने इसको तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे डाला है, पर इसको समझो इन डेप्थ। अपन कहना क्या चाह रहे हैं, आप यहाँ मैंगो की जगह बनाना ट्री लगा दो, कोई बनाना ट्री में होता ना, हाँ ठीक है, नहीं भी होना तो घर की बात है, मैंने भी तुम्हारी बेवकूफियां माफ की है। मैंगो ट्री इफ कट, अगर कट कर दिया मतलब जमीन से सीवर कर दिया, अलग हो चुका है, एंड सोल्ड फॉर टिम्बर पर्पस, टिम्बर का मतलब है उसकी लकड़ी की वजह से, तो हमारे एक्ट ने स्पेसिफिकली बोला था कि टिम्बर इज मूवेबल। इसी जगह पे इफ अ मैंगो ट्री इफ सोल्ड फॉर नरिशमेंट ऑफ फ्रूट्स, मतलब क्या हुआ, ये ट्री जमीन में ही लगा हुआ है, इसके ऊपर फ्रूट्स आए हैं, पर अभी तक ये कंप्लीटली पके नहीं है, आपने इस ट्री को ही किसी और को ट्रांसफर कर दिया है कि आप आराम से इस ट्री को नरिश करो। अब देखो, इसको ट्री की जगह तुम एज अ फॉरेस्ट ले लो, एज एक बहुत बड़ा एरिया ले लो जहां पे इसकी फार्मिंग हो रही है। अब किसी इंसान ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा वो लैंड जहां पे ये ट्रीज थे उनके पूरे के पूरे एरिया को ही ट्रांसफर कर दिया किसी और को, ये कहते हुए कि सर आप इन्हें नरिश करिए और आप ही सेल करना। अब जब ये जमीन वो ट्रांसफर कर रहा था तो इस जमीन के ऊपर ये पेड़ भी लगे हुए थे, तो ये पेड़ क्योंकि फास्टेंड है जमीन से, इनको भी क्या ट्रीट करना है, इमूवेबल। और ये टिम्बर नहीं है, इसीलिए मैंने पर्पसफुली इसको क्या लिखा, मैंगो ट्रीज। मैंगो ट्रीज से आप लकड़ी का काम नहीं करते, आप उससे मैंगोस का काम कर रहे हो, और एक्ट ने सिर्फ बोला था कि टिम्बर मूवेबल प्रॉपर्टी है, हेंस मैंने इसको यहां पे मैंगो ट्री बोल के लिखा। समझ में आई बात? श्योर है? वापस से इस डिफरेंस को डील करते हैं। जब कभी भी आप कोई पेड़ कट कर देते हो और उसे लकड़ी की वजह से बेचते हो तो वो मूवेबल बनता है, पर जब कभी भी आप एक पेड़ जो अभी भी जमीन से लगा हुआ था उसको बेचते हो लकड़ी के पर्पस के लिए नहीं, जबकि उससे आते हुए बेनिफिट्स के लिए, तो हमने बोला था अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेनिफिट वहीं से आ रहा है तो हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं। कोई इंसान मैंगो ट्रीज जहां से इतने मैंगोज आए, वो मैंगोज आने के बाद उसे काट देगा, वो रखेगा,
वो उसे फिर नरिश करेगा, उससे फिर फ्रूट्स निकालेगा और आगे बेचेगा। अगर आपको ना बताओ तो मैंगो फार्मिंग सबसे बड़ा बिजनेस है हमारे भारत का, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में आते हैं उसके। हर जगह पे हमारे यहाँ के मैंगोज की सबसे ज़्यादा तारीफ होती है, हेंस मैंने मैंगो ट्री का एग्जांपल ज़्यादा सही समझा। नेक्स्ट, एक सेकेंड, मैंने आज मेरा फ़ोन निधि को सेल कर दिया। मैंने आज मेरा फ़ोन निधि को सेल किया, क्या हमको जाके एक रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, सेल डीड बनानी है? रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। इट इज ऑप्शनल टू रजिस्टर मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था इट शुड बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। Wherever there is a transfer of any immovable property, it must be compulsorily registered. अच्छा, सोच के बताओ, मैं देखता हूं आपको कितना याद है। क्या हर immovable property को रजिस्टर कराना जरूरी है, या कोई स्पेसिफिक वैल्यू से नीचे हुआ तो मत कराओ रजिस्टर? 100 रुपए से नीचे की immovable प्रॉपर्टी है तो मत कराना रजिस्टर, मेरे हिसाब से खरीदना भी मत, ठीक है ना। लास्ट, मेरा ये मोबाइल है, मैंने कहा अब जो इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा मेरी तरफ से फोन उसका। मजाक मजाक, वो कह रही व्हाट, फीस वसूल। यहां पे अभी अपन कहना क्या चाह रहे हैं, मेयर डिलीवरी, मैंने जस्ट बिकॉज ये फोन डिलीवर किया और मेरा इंटेंशन था ये फोन आपको दे देने का, सेल कंप्लीट। मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर आपको बेचने की भावना थी और आपने उसे अपने इंटेंशन से आगे डिलीवर कर दिया, सेलिंग इज कंप्लीट। मेरे पास इससे पहले जो लैपटॉप था, आई वॉज यूजिंग इट, मैंने उसे महीना भर यूज किया, वैभव सर ने उस टाइम टीम ज्वाइन की, आई वांटेड टू बाय अ न्यू लैपटॉप। सर ने बोला कि यार मुझे भी लैपटॉप खरीदना है, मैंने कहा आप मेरा ले लीजिए, मैं नया में लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा सर मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी 1 महीने बाद आएगी। मैं कहा ये पकड़, जब आए तब दे देना, बस देके छोड़ दिया। पैसे नहीं लिए पर क्या स्टिल ये मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी इंटेंशन थी उसको डिलीवर करने की, मैंने डिलीवर कर दिया। फर्स्ट थिंग एकदम क्लियर है। अब इसी चीज को आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ पकड़ो। वैभव सर का फर्स्ट डे ज्वाइन किया है, मेरे को मेरी एक जमीन बेचनी है 10 लाख में। उन्होंने कहा सर मेरे पहले साल की सैलरी नहीं आई है, आते ही दे दूंगा पैसे। मैं कहा ये मेरे मकान की चाबी रखो आप। क्या उनका हो गया मकान? आपने कहा भाई ऐसे नहीं होगा, इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रिटर्न एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, कंसिडरेशन कब कैसे कितना मिलेगा सब लिखना पड़ेगा। ये लास्ट पॉइंट है। मियर डिलीवरी विथ इंटेंशन टू ट्रांसफर द मूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीट्स द ट्रांसफर, हाउएवर मियर डिलीवरी इज नॉट सफिशिएंट फॉर अ वैलिड ट्रांसफर। With this, we come down to an end of what is movable, what is immovable, examples of movable, examples of immovable, and the difference between movable and immovable. बोलो, यहाँ से मेरा प्रिडिक्शन इस बार के पेपर में एक सवाल है जो जून का पेपर है 2020 का, क्योंकि इस बार इन लोगों ने टोपा से बिल्कुल ज़्यादा हिट नहीं किया, देयर इज अ गुड चांस कि इस बार क्वेश्चन पूछेंगे। बोलो, अगर किसी के मन में कोई शंका रह गई हो तो? नहीं क्या? ठीक है, आई थिंक वी हैव एग्जॉस्टेड आवर टाइम। हाँ जी, कुछ डाउट है? नहीं है? चलें रुका जाए। लेक्चर में इतनी शांति बनाए बैठने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आखिरी लेक्चर के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।